हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ पर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे करवाया जाता है। रोज रेगुलर क्लासेस हो रही है। टाइमिंग आप लोगों को सबको पता ही है और आप लोग क्लासेस को भी अटेंड करते हो। मुझे काफ़ी सारे आप मैसेजेस भी भेजते हो और मैं सबका रिप्लाई भी दे रही हूँ यहाँ पर। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो फर्स्ट यहाँ पर पेपर है उसमें 10 यूनिट्स आने वाली है और 10 यूनिट्स में से हम लोग यहाँ पर 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और एक रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो आपके फिलहाल ही में 2023 में जो जून और आपका पेपर हुआ था, दिसंबर वाला पेपर एग्जाम हुआ था, उसमें जो है क्वेश्चंस आए थे रिपीटिशंस में, उन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले। तो सो ये क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उन्हें पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पे मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है शुरू करेंगे। तो 2-3 क्लासेस हम यहाँ पर आज रिसर्च की करने वाले हैं, तो वो अब हम करेंगे। और जो टाइम के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो मैं आपको क्लास के बिल्कुल क्वेश्चंस के बीच में बताऊंगी कि कुछ टाइमिंग जो है हम चेंज कर रहे हैं। और टाइमिंग जो है सोच रहे हैं कि टाइमिंग को चेंज किया जाए ताकि सभी बच्चों को जो है इजीली लाइव क्लासेस में जो है आने का मौका मिले, वो अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड भी कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किया था कि मैम टाइमिंग जो है आपका 1 बजे का है तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, 1 बजे हम नहीं आ पाते। तो फिर मैंने सोचा है कि यस, कुछ टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस किया जाए और ताकि आप सभी के सभी जो है क्लास को अटेंड करें, सभी के सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली समझ सके, ठीक है, और अपने एग्जाम को जो है क्रैक कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके हेल्प के लिए ऑलवेज देयर, यहाँ पे आपके लिए हमेशा हूँ और आपको बस पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, क्लास जो है बिल्कुल फ्री क्लास है। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रेगुलर सारी क्लासेस होने के बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाता है। सो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम का यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है और आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट सारे कुछ वहां पर मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, मतलब यहाँ पर आपको चैनल का लिंक मिल जाता है, वहां पर आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको पेपर 1 के सारी जितनी भी क्लासेस है वो मिल जाएगी। मैराथन में आपको पूरा मैराथन करवा रखा है पेपर 1 का, और साथ में एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है वो एमसीक्यू सीरीज भी वहां पर अपलोड करी जा रही है, ठीक है। तो सारी डिटेल सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा स्टडी टीचर में। तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। राधे ज्योति नाम से फेसबुक अकाउंट है, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहां से जो है देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। इस तरीके का गोल्डन ईरा वाला बैच आपको अटेंड करना है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम यूनिट 2 के जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, अनुसंधान योग्यता कहते हैं जिसे, इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ डिस्कशन करनी है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर 2023 के बैच में जो है आए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट फैक्टर वाज डेवलप्ड बाय गूगल इन 2011 में फॉर द क्वालिटी ऑफ जर्नल्स यहाँ पे आप पूरा बताना है कि 2011 में जो है क्वालिटी ऑफ जर्नल्स में किस तरीके के जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो डेवलप किया गया था। H इंडेक्स किया था, G इंडेक्स किया था, I इंडेक्स किया था, या गूगल हैज नॉट डेवलप्ड एनी सच इम्पैक्ट फैक्टर इंडेक्स। ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका ध्यान रहा होगा, मैराथन में भी पढ़ाया था और साथ ही साथ मैंने आपको जब ये रिसर्च की क्लास हुई थी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं अब यहाँ पर आज बहुत सारे क्वेश्चन जो भी डिस्कस करने वाली हूँ अच्छी तरीके से समझाऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी के सभी।
ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमें क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करने हैं, थोड़ी सी क्लास में ही हम अच्छे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे देखिए आपके पास दो ही मेथड होते हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, ठीक है। अगर एलिमिनेशन मेथड आपके पास नहीं है तो आपको फिर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इम्पैक्ट फैक्टर की बात की जा रही है तो इम्पैक्ट फैक्टर में आपने तीनों ही पढ़े होंगे, एच इंडेक्स भी पढ़ा होगा, जी इंडेक्स भी पढ़ा होगा और I10 इंडेक्स भी पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब इम्पैक्ट का मतलब प्रभावी जो कारक है, किसके, रिसर्च के। प्रभावी कारक जो रिसर्च के थे उनमें से कौन सा था जिसको गूगल ने डेवलप किया है 2011 में, ठीक है। 2011 में गूगल ने डेवलप किया था द क्वालिटी ऑफ जर्नल्स, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पर कौन सा आ जाता है, तो उसके अंदर यहाँ पर आ जाता है आपका सी, जिसको आप कहते हो I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स पे क्या था, देखिए एच इंडेक्स क्या था, एच इंडेक्स का मतलब था हाईएस्ट इंडेक्स। यहां पर क्या होता था कि जो भी आप रिसर्च रेडी करते थे, जो भी आप अनुसंधान करते थे, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट, आर्टिकल जो भी बनाते थे आप, अब वो आर्टिकल कितना फेमस हुआ या कितना प्रभावी था, मतलब जो भी आपने यहाँ पर एक न्यू कंट्रीब्यूशन किया था अनुसंधान के दौरान, वो कितना प्रभावी हुआ, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, बाय साइटेशन से। किससे पता चलेगा, साइटेशन से पता चलेगा। मतलब कितने लोगों ने आपकी जो थॉट है या आपका आइडिया है, आपकी जो बुक से कोई चीज उठाई है, तो वो कितने लोगों ने उठाकर आपको वहां पर मेंशन कर रखा है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में। तो जितने लोग आपकी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में आपकी बुक का मेंशन करेंगे या आपका आर्टिकल का मेंशन करेंगे, तो उससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा फेमस हो रही है, मतलब ये बुक कितनी ज्यादा फेमस हो रही है, या कितना आर्टिकल जो है कितना ज्यादा फेमस हो रहा है, कितना मतलब प्रभावी है ये आर्टिकल, जो अनुसंधान आपने बनाया वो कितना प्रभावी है, इस चीज का पता चलता है। तो यहां पर हाईएस्ट इंडेक्स कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग, 1000 2000 ज्यादा से ज्यादा लोग आपका साइटेशन अपनी रिसर्च रिपोर्ट में डालेंगे, तो उससे पता चलेगा कि हाई इंडेक्स है। जी इंडेक्स क्या था, जी इंडेक्स होता है जो एवरेज इंडेक्स होता है, मतलब एवरेज लोग अगर जो है, अगर 500 लोग या जितने भी लिमिटेशन में एवरेज में रखा गया है, अगर उतने लोग आपका साइटेशन में मेंशन डालते हैं, तो इसका मतलब आप जी इंडेक्स के अंतर्गत आते हो। लेकिन I10 इंडेक्स जो है ये गूगल ने निकाला था 2011 में, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी ने 10 साइटेशन भी डाले हैं, 10 साइटेशन, कितने साइटेशन, 10 साइटेशन भी अगर किसी ने डाले हैं, तो उसको यहां पर I10 इंडेक्स में डाल दिया जाएगा। अब देखिए 10 साइटेशन का मतलब क्या होता है, 10 साइटेशन को 1 काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, 10 साइटेशन को 1 काउंट किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि 50 साइटेशन, तो 50 साइटेशन को कितना काउंट किया जाएगा, 5 जो है काउंट किया जाएगा। अगर मैं बोलूं 70 साइटेशन, तो 70 टाइम्स डाला गया, मतलब यहाँ पर 7 काउंट किया जाएगा उसको, ठीक है। तो साइटेशन यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जहां पर 10 साइटेशन होता है वहां पर आपका I10 जो है इंडेक्स माना जाता है। तो यही था यहाँ पर, और बाकी डी तो आपको पता है पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन है a conceptual hypothesis is drawn from the implication of a, यहां पर कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। तो माइंड में आपको क्या लिखना है, कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस। कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस क्या होता है, वहां पर क्या किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है, थ्योरी की जाती है, स्प्यूरियस रिलेशन किया जाता है, या टाइम ऑर्डर किया जाता है, क्या किया जाता है वो बताइए। बहुत इजी है ये तो, बिल्कुल। ये वर्ड तो मैं बहुत बार भी यूज करती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास को अटेंड किया होगा वो इसका आंसर बड़ा इजीली कर लेंगे। देखिए गाइस, यहां पर बात की जा रही कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस की। कंसेप्चुअल, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलती हूँ आप बिल्कुल चैप्टर से ना कंसेप्चुअल हो जाइए, ऐसे कहती हूँ ना बार बार, कंसेप्चुअल हो जाइए। मींस आप थ्योरेटिकल पढ़िए, आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से बिल्कुल हो जाइए, क्योंकि अब क्वेश्चंस डायरेक्ट ऊपर ऊपर से नहीं आने वाले हैं कि पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्चुअल, है ना, इस तरीके से, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल मेथड। तो ये सब चीजें आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, अब आपको डीपली क्वेश्चंस आने वाले। इसीलिए मैं आपको बोलती थी कि बार बार कंसेप्चुअल हो जाइए, मतलब थ्योरेटिकल पढ़िए, थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़िए। तो ये कंसेप्चुअल किससे रिलेटेड हो गया, थ्योरी से। तो मतलब जब हम
कहीं पर कंसेप्ट पढ़ते हैं, किसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर इंप्लीकेशन क्या करना पड़ता है, थ्योरी को पढ़ना पड़ता है, तब हम जाकर उसको समझ पाते हैं, कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्योरी। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। Which of the following are included in the पॉजिटिविस्ट पैराडिगम ऑफ रिसर्च। यहां पर पॉजिटिविस्ट पैराडिगम रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, तो उसको यहां पर ध्यान में रखेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें। क्वालिफिकेशन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, सब्जेक्टिव एनालिसिस, रिजेक्शन ऑफ थ्योरी। इनमें से कौन है, नीचे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्या लगता है, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। क्वेश्चंस करेंगे आज हम, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो आज हम कर ही लें। देखिए कॉन्सेप्ट को समझ, क्योंकि आज आप लोगों से नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चंस आ रखे हैं ना उनको आज सिर्फ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप उसको समझ लीजिए, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा तो आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज को समझाने वाली हूँ यहाँ पर। तो पॉजिटिविज्म पैराडिगम क्या था, देखिए अगर हम पॉजिटिविस्ट पैराडिगम की बात करेंगे तो उसमें क्या था, साइंस की बात करता है, किसकी बात करता है, साइंस की, विज्ञान की बात करता है, वो विज्ञान को मानता है, वो किसी चीज की कोई भी हाइपोथेसिस है ना उसको प्रूफ करके दिखता है, क्या करके दिखता है, प्रूफ करके दिखता है। तो अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें, अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें तो वो क्या होता है, वो आपका साइंटिफिक होता है, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा है यार, वो आपका क्या होता है, साइंटिफिक होता है। तो इतना तो आपको पता है कि वो विज्ञान को पूरी तरीके से मानता है। और क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि साइंटिफिक होगा तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर क्वांटिटेटिव भी होगा, मात्रात्मक भी होगा, वो मात्रा को भी यहाँ पे काउंट करेगा, तो ये क्वांटिटेटिव भी होगा, ठीक है। वो साथ ही साथ साइंटिफिक मतलब विज्ञान को मानता है, क्वांटिटी को भी मानेगा यहाँ पे, क्योंकि जो चीज वो देखता है उसी को मानता है, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव भी होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब पॉजिटिविज्म होता है, पॉजिटिविस्ट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल की मैंने बताया था ना, एक हाइपोथेसिस क्रिएट की, बट वो सुना उसने, उसको वो मानेगा तब तक नहीं जब तक वो उसे करके नहीं देखेगा बाय एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होती है, एक हाइपोथेसिस होती है, और उस हाइपोथेसिस में क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, उस हाइपोथेसिस में क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करते हो, ढूंढते हो, प्रूफ करते हो, तब जाकर आप उस चीज को मानते हो। यही आपका पॉजिटिविस्ट पैराडिगम था, समझ आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बोला गया है कि इंक्लूड करता है जो भी पॉजिटिविज्म पैराडिगम रिसर्च के अंदर कर आता है। तो अगर हम क्वांटिफिकेशन की बात करें, क्वांटिफिकेशन मतलब ये क्वांटिटेटिव होता है, तो ये तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, तो इसमें हाइपोथेसिस भी क्रिएट की जाती है, क्योंकि वो हाइपोथेसिस को ही तो हाइपोथेसिस से तो अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, और फिर ही तो वो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उसे प्रूफ करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस भी हो जाएगा। यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट का यूज करता है, तो वो हाइपोथेसिस से ही तो अपना उद्देश्य यहाँ पर क्रिएट करता है कि उसे रिसर्च करनी किसके ऊपर है, अनुसंधान करना किसके ऊपर है, तो यहाँ पर उसका एक उद्देश्य भी निर्धारित होता है। तो सी भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट चौथा आ जाता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यहां पर वो एनालिसिस करता है। देखिए यहां पर एनालिसिस वाला कोई प्रोसेस नहीं होता है, यहां पर आप प्रूफ करके देखते हैं, किसी चीज को प्रूफ करते हैं, और आप अगर वो प्रूफ हो जाती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो प्रूफ नहीं होती तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे एनालिसिस वाला कोई काम नहीं होता। रिजेक्शन ऑफ थ्योरी, यहाँ पर आप थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रूफ करने की प्रयास करते हो, कोई भी उद्देश्य जो होता है उसे यहाँ पे करने के, तो आप सीधा नेग्लिजिबल, क्योंकि इसके साथ कोई यहाँ पर कंट्रास्ट में है नहीं है। देखिए ए बी सी, पहला इसका ए आंसर हो सकता है, ए बी सी। दूसरे वाले में देखिए बी सी डी लिखा हुआ, तो आप डी तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दीजिए, तो ये तो आएगा ही नहीं। सी डी ई लिखा हुआ है, तो सी डी ई, तो ये भी नहीं आएगा आपको। तो देखिए जहाँ पे डी लिखा है, ये तीनों में डी लिखा है, तो डी तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए मतलब ये तीनों तो है ही नहीं। ए बी सी आप मान सकते हो, तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा डेट ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्थ प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट में क्या कहता है, ट्रायंगुलेशन इज द डिस्क्राइब एज दैट ऑफ रिसर्चर्स टेकिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन आंसर्स रिसर्च क्वेश्चंस। ये क्या कहता है, त्रिभुजीकरण को शोध प्रश्नों के उत्तर देने में शोधकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य लेने के रूप में किया जाता है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है।
दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि जो ट्रायंगुलेशन है इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नॉलेज, ये नॉलेज को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द डिफरेंट इनसाइट ऑफ प्रमोट क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च को देखते हुए। यहाँ पे त्रिभुजीकरण में से अपेक्षा की जाती है कि इससे गुणात्मक पूर्ण शोध के संवर्धन के लिए विभिन्न अंतर्दृष्टियों की ज्ञान का सर्जन होगा। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, इन दो स्टेटमेंट में क्या लगता है कि क्या सही होगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए गाइस? सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे ट्राइंगुलेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर हम ट्राइंगुलेशन की बात करें तो क्या होता है, अगर किसी भी चीज की आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर कोई भी रिसर्च है, आप कोई भी रिसर्च करने वाले हो तो आप किसी भी रिसर्च में सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे? सबसे पहले आप किसी भी चीज की प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आप उस प्रॉब्लम को दो तरीके से हैंडल करोगे, दो मेथडों से हैंडल करोगे। उस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से हैंडल करोगे। एक तो आपका मेथड हो जाएगा क्वांटिटेटिव और एक मेथड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वालिटेटिव। मतलब हर चीज को आप दो पहलू से देखोगे। आपके पास दो तरीके से डाटा यहाँ पर इकट्ठे करोगे, या तो आप क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करोगे या तो आप यहाँ पर क्या करोगे क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पर इकट्ठा करोगे। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहते हो यहाँ पर ट्राइंगुलेशन कहते हो। तो सिंपल सी चीज है। अब यहाँ ट्राइंगुलेशन में वो कहता है कि क्या ये डिस्क्राइब करता है कि रिसर्चर टेकिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यहाँ पर उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, उसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं क्योंकि वो अपने डाटा को इकट्ठा करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटिटेटिव डाटा भी इकट्ठा करता है और क्वालिटेटिव डाटा भी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर देखिए, मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आपको श्योरिटी नहीं होगी। श्योरिटी कैसे नहीं होगी? मान लीजिए कि आप जो है मान लीजिए कि आप किसी होटल में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने होटल की रेटिंग चेक करना चाहते हैं कि आपके होटल को लोग पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप वहां पर किसी तरीके की स्कीम लगा दोगे, या आप वहां पर कुछ होता है ना, जैसे होटल्स के बाहर भी होता है या होटल्स में होता है कि अलग अलग तरीके के जो है सिंबल्स बनाए जाते हैं। एक स्माइली वाला सिंबल, एक सैड वाला सिंबल, एक एंग्री वाला सिंबल, इस तरीके के सिंबल बनाए जाते हैं। अब जो भी व्यक्ति वहां से आता है या जाता है, वो सिंबल पे टिक करके जाता है कि भाई कैसा लगा, उसका एक्सपीरियंस जो था वो कैसा लगा। अब ये तो हुई एक्सपीरियंस की बात। अब एक तरीके से आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि उसका एक्सपीरियंस बैड रहा आपके होटल में या गुड रहा आपके होटल में, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका भी आप यहाँ पर अपनाते हो। आप सोचते हो कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है या ये जो डाटा मुझे मिल रहा है शायद वो गलत भी हो सकता है। तो मैं एक दूसरा तरीका भी अपनाऊं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो लोग ये चीज कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं, वो कैसा फीडबैक दे रहे हैं। तो आप लोगों से जाकर भी पूछ रहे हो, लोगों से जाकर जिसने मतलब बटन दबाया आप उससे पूछ भी रहे हो। तो यहां पर आपकी डबल श्योरिटी हो जाती है। तो जब डबल श्योरिटी हो जाएगी तो आपको समझ आएगा कि आपका जो होटल है वो बिल्कुल बेस्ट होटल चल रहा है, ठीक है, या 3 स्टार 5 स्टार जो भी आपका होटल है वो बिल्कुल बेस्ट चल रहा है। तो यहां पर आप डबल श्योरिटी लेते हो। तो अलग अलग तरीके से आप यहां पर रिसर्च करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हो। तो प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है रेगुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नॉलेज। यहां पर जो रेगुलेशंस होता है उसमें हम नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल नॉलेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट इनसाइट ऑफ प्रमोट क्वालिटी रिसर्च। अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वालिटी की तरीके से हम यहाँ पर जो है गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ पर हम उसको विभिन्न तरीके से नजरिया अपनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से देखते, तो बिल्कुल वही चीज, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से अब आंसर्स में देखेंगे दोनों स्टेटमेंट, तो पहला ही इसका आंसर आ जाएगा आपका कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ ट्रेंड स्टडी इज यूजुअली। ट्रेंड स्टडी क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड होता है, इंप्रेशन ओरिएंटेड होता है, डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड होता है, या एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड होता है। तो किस तरीके का ओरिएंटेड यहां पर ये होता है? सबसे पहले देखिए ट्रेंड स्टडी क्या होता है। ट्रेंड चल रहा होता है जो ट्रेंड स्टडी, ठीक है। जिस तरीके का ट्रेंड स्टडी आप किस तरीके की करते हो? ट्रेंड में क्या है, आप कहीं सर्वे करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और कहीं सर्वे करने के लिए जाओगे तो आप कहीं का एक्सपीरियंस लेकर आओगे। सर्वे करोगे तो एक्सपीरियंस लेकर आओगे। तो आप उसको क्या ही करोगे, आप उसको क्या करोगे? एक्शन करके दिखाओगे, इंप्रेशन करके दिखाओगे, ठीक है, क्या करके दिखाओ? डिस्क्रिप्शन,
यस, आप उसको डिस्क्राइब, विवरण देकर आप विवरण दे सकते हो उसका, या आप वर्णन कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंडी जो रिसर्च है इसका आंसर सी होगा। जो ट्रेंडी रिसर्च होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर उसको वर्णन कर सकते हो। आप कहीं ट्रेंडी का मतलब है आप कहीं सर्वे के लिए गए हो। किसके लिए गए हो आप वहां पर? सर्वे के लिए गए हो। बिल्कुल, हैंडराइटिंग यहाँ पे गंदी हो रही है, ठीक है। तो ट्रेंडी रिसर्च में आप कहीं सर्वे के लिए गए तो आप वहां पर उस चीज को डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, विवरण दे सकते हो उस चीज का। एक्सपेरिमेंट नहीं आप वहां पर कर सकते ट्रेंड में, या एक्सप्रेशन या एक्शन नहीं कर सकते, आप वहां पर डिस्क्रिप्ट कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरप्रिएटिविज्म इज अ एपिस्टेमोलॉजी दैट कंट्रास्ट। यहाँ पर इंटरप्रिविस्टिक का बात करें, अगर आपको पता होगा इंटरप्रिविस्टिक तो आप इसका इजीली आंसर कर दोगे। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पता है, ये कंट्रास्ट में कौन आता है यहाँ पर? तो व्याख्यात्मकवाद एक ऐसी ज्ञान मीमांसा है जो निम्न के विपरीत होती है। तो किसके विपरीत होती है वो? हेरमेन्यूटिक्स, सब्जेक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म या फिनोमेनोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको इंटरप्रिएटिविज्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर देखिए हम बात करते हैं ना यहाँ पर इंटरप्रिजेटिव की, देखिए इंटरप्रिजेटिव में क्या होता है, जो इंटरप्रेटिव होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। क्या करते हैं? लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, लोगों को जानने का प्रयास करते हैं, और वहीं से हम क्या करते हैं, अपनी एक नॉलेज बनाते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैंने अलग अलग व्यक्ति से यहाँ पर नॉलेज ली, मतलब किसी ने मुझे कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर दिया, तो उनसे मैं यहाँ पर अपना एक डाटा बना रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना एक उनकी नॉलेज से मैं यहाँ पर एक अपनी नॉलेज यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, उससे मैं एक अपना डाटा क्रिएट कर रही हूँ, उससे अपनी एक नॉलेज बना रही हूँ, ठीक है। तो इसके बिल्कुल जो है दूसरी तरफ जाएगा, वो कौन हो सकता है यहाँ पर? तो दूसरों से यहाँ पर डाटा कलेक्ट, यहाँ पर क्या है, हेरमेन्यूटिक्स जो है, देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसका आंसर जो है मेन सिक्स का आंसर जो है आपका सी आएगा, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का अगर ध्यान दो तो क्या है, विज्ञान को मानता है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके, एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके आप उस चीज को प्रूफ करने का प्रयास करते हो, ठीक है। तो यहां पर आप यहाँ पर खुद वर्क कर रहे हो, यहाँ पर आपका सारा काम खुद से हो रहा है, तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सारा काम खुद से करो। इंटरप्रिएटिव में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रिएटिव में आप लोगों के व्यूज लेते हो, लोगों के व्यू से आप अपनी नॉलेज बनाते हो। लेकिन पॉजिटिविज्म में आप आप खुद लोगों से, आपने चलो ठीक है, आपने लोगों से यहाँ पर अपनी एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, लेकिन आप उसे खुद प्रूफ करते हो। तो आप जो नॉलेज को प्रूफ कर रहे हो वो आप करके देखते हो, ठीक है। तो ये इसकी चीज में थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाता है। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो जो इंटरप्रिएटिव होता है ना, वो आपका क्वालिटेटिव होता है, वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। लेकिन जो पॉजिटिविज्म हो जाता है ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। और जो ये होता है आपका हेमेन्यूटिक्स होता है, जो ये भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अलग अलग तरीके से, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिविज्म आपका साइंटिस्ट साइंस को मानता है, फिर उस पर प्रूफ करना होता है, ठीक है। प्रूफ करके आप एक हाइपोथेसिस जो है, सॉरी, एक ट्रू नॉलेज को लेते हो, है ना। आपको एक ट्रू नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती है, और फिर उस ट्रू नॉलेज पे ही आप सारा का सारा वर्क करते हो। पर इंटरप्रिएटिव में आप दूसरों की नॉलेज लेते हो, वो ट्रू भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। और उससे ही आप अपनी एक नॉलेज क्रिएट करते हो इंटरप्रिएटिव में। आप जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या था। बाकी पॉजिटिविज्म तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ का आंसर है, व्हेन ओरिजिनल पार्टिसिपेशन इन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ड्रॉप आउट मिडवे इट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? जब कोई पार्टिसिपेशन, मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान के दौरान आप जिस भी पार्टिसिपेशन से क्वेश्चनिंग करते हैं या बातचीत करते हैं या कुछ भी जो भी आपके हेल्प कर रहा है रिसर्च में, तो वो अगर लॉन्गिट्यूडिनल काफी टाइम से आपके हेल्प कर रहा है बट ड्रॉप आउट कर जाए, मिडवे में ड्रॉप आउट कर जाए, मतलब बीच में आपको छोड़ चले जाए, तो आप छोड़कर चला जाएगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंसिंग कहा जाएगा, रिस्पॉन्डेड डीवेरिएशन कहा जाएगा, मोर्टेलिटी कहा जाएगा, या सिंपल रिडक्सेंसी कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इसमें?
देखिए सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब आप सिंपली बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं। अब जब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल काफी लॉन्ग टाइम से आपका जो पार्टिसिपेशन आपसे जुड़ा हुआ था वो आपको छोड़कर चला गया, ड्रॉप आउट करके चला गया। अब जो जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो जा रहा है, तो हमारे एथिक्स हमें क्या कहते हैं, हमारे जो नीति आचार नीति थी ना हमारी, मैंने पढ़ाया था ना एथिक्स आपको, तो हमारे रिसर्च के एथिक्स क्या कहते हैं, हमारे रिसर्च के एथिक्स कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है ना तो उसे जाने दो, प्लीज लेट देम गो। ओके, तो यहां पर अगर जो व्यक्ति जा रहा है उसे आप रोको मत, उसे जाने दो, क्योंकि ये हमारे एथिक्स कहते हैं कि अगर वो अपनी खुशी से कुछ करना नहीं चाहता या अपनी हमारी हेल्प नहीं करना चाहता या हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहता, तो हम उसको फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि तू दे मेरे आंसर या तू बता मुझे, ठीक है। सो अगर कोई जाना चाहता है सो प्लीज लेट देम गो, उन्हें जाने दो, ठीक है, रोको मत। तो ये हमारे एथिक्स कहते हैं, तो ये हमारी आचार नीति कहती है। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में अगर कोई बीच में चला जाता तो हम उसे जाने देते, तो उसे आप क्या कहते हो, यहाँ पर मोरालिटी कहते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी कहते हैं उसे। मोर्टेलिटी को एक दूसरा, मोर्टेलिटी का एक दूसरा नाम भी होता है यहाँ पर एट्रिशन। क्या नाम होता है, एट्रिशन इसका नाम भी होता है। तो यहाँ पर अगर एट्रिशन वर्ड आ जाता तो भी आप एट्रिशन आंसर करते, अगर मोर्टेलिटी आ जाता तो आप मोर्टेलिटी कहते, ठीक है। तो अगर कोई बीच में छोड़ जाए तो आपके एथिक्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एथिक्स आपको कहते हैं कि आप किसी से फोर्सफुली जो है अपनी रिसर्च के अंदर नहीं डाल सकते किसी को, ठीक है। अगर कोई जाना चाहता है सो उनको जाने दीजिए, ठीक है, रोकिए ना, जो देना चाहता है उनसे बातचीत कीजिए और अपना रिसर्च कीजिए, अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखिए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेथड ऑफ सोशल साइंस इज डायरेक्टली लिंक टू डिफरेंट विजन ऑफ। जो सोशल साइंस है या सोशल रिसर्च होती है वो डायरेक्टली किससे लिंक होती है, सोशल रियलिटी से लिंक होती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से होती है, सिमुलेशन से होती है, वर्चुअल रियलिटी से होती है। तो अगर सिंपल सी आपकी सोशल रिसर्च की बात कर रहा है, मतलब सोशल रिसर्च क्या होता है, सामाजिक जो आपका अनुसंधान होता है वो आपके सामाजिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, और जब सामाजिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो रियलिटी पे डिपेंड होगा, किसी के साथ सच में ही तो कोई घटना घटी होगी ना, तभी तो वो होगा, तो वो सोशल रियलिटी से संबंधित होगा, मतलब सामाजिक जो है यथार्थ से रिलेटेड होगा। तो इसका आंसर सिंपल था, तो आप इसका आंसर जल्दी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन कहता है द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ स्टडी कैन बी जर्नलाइजेशन बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेस्ट रिलेट्स टू। ये कहता है, यह प्रश्न है कि ये क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है, संबंधित है, किससे संबंधित है, ये मेजरमेंट वैलिडिटी से, इंटरनल वैलिडिटी से, एक्सटर्नल वैलिडिटी से, या एक लॉजिकल वैलिडिटी से, किस चीज से ये संबंधित है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका कि रिजल्ट ऑफ स्टडी केस, अगर स्टडी करते दैट जनरलाइजेशन, मतलब एक थ्योरी को बियॉन्ड आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक फैक्ट की ओर ले जा रहे हो, कंटेंस्ट भी देख रहे हो आप यहाँ पर, उसका संदर्भ भी देख रहे हो, तो वो किस चीज से रिलेटेड होगा, तो वो ज्यादा जाहिर सी बात है वो आपकी एक्सटर्नल, ठीक है, वो आपके एक्सटर्नल वैलिडिटी से रिलेटेड होगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी से क्यों होगा संबंधित, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी में जब आप अनुसंधान करते हो तो आप अनुसंधान रिसर्च सैंपल रेडी करते हो, क्या ये रेडी करते हो, रिसर्च के जो है सैंपल रेडी करते हो। रिसर्च के जब आप सैंपल रेडी करोगे तो उस सैंपल से आप उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालोगे, कुछ ना कुछ आउटपुट निकालोगे, तो जो भी आप उसका रिजल्ट निकालोगे वो आपका बिल्कुल सही भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप उसके ऊपर जब रिसर्च निकाली या आपने उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट निकाला तो आप उसमें क्या करते हो, आप उस चीज को अप्लाई करते हो, और अप्लाई करके जो भी आपकी रिसर्च थी आपने उसके ऊपर अप्लाई किया, तो आप एक न्यू चीज क्रिएट कर देते हो, एक न्यू जर्नलाइजेशन करोगे, एक न्यू थ्योरी क्रिएट करोगे। उस थ्योरी को आप क्या कहोगे, यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी कहोगे, ठीक है। तो सिंपल चीज है, कोई चीज को वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा वर्ड है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन मतलब एक न्यू थ्योरी क्रिएट करना, और जर्नलाइजेशन भी वर्ड आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी आ सकता है, ये तीनों वर्ड एक ही है, इसको सेम ही मानकर चलिए, ठीक है। जर्नलाइजेशन कर देना या एक्सटर्नल वैलिडिटी कर देना, ठीक है, या थ्योरी क्रिएट कर देना, ये तीनों चीजें एक सेम है। तो जर्नलाइजेशन अगर हो रहा है तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इसका आंसर होगा, ठीक है।
बिल्कुल वैध, बिल्कुल सही भी होना चाहिए ना वो। ऐसा नहीं कि आपने कोई थ्योरी क्रिएट कर दी, वो बात सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतना प्रोसेसिंग करेंगे, सैंपल डिजाइन रेडी करोगे और सैंपल रिजल्ट के बाद आप रिजल्ट निकालोगे, उस रिजल्ट में एक आप अपनी जर्नलाइजेशन करोगे, तो वो चीज सही ही होगी, ठीक है, वैलिड ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाई द एच टेस्ट इज यूज। यहाँ पर एच टेस्ट जो है वो क्यों यूज किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, अलग अलग प्रकार के जो है टेस्ट मैंने आपको यहाँ पर जो है बताए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एच टेस्ट। इसका आंसर होगा ए। एच टेस्ट क्या होता है, एच टेस्ट के अंदर डिटरमिन वेदर द मीडियन ऑफ टू एंड मोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। यहां पर आपका जो मीडियन होता है उसमें आपके दो होते हैं या दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं और वो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसको आप एच टेस्ट होते हैं। इस तरीके से आपका जो है एच टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं वैसे तो, ठीक है। ठीक है, कुछ पैरामेट्रिक होते हैं, कुछ नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, ठीक है। एच टेस्ट, जेड टेस्ट, बहुत अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। पढ़ लेना इसे तो आप समझ में आ जाएगा। वैसे आपको पीडीएफ भी दे रखी है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे आपका यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज टू स्टडी पॉपुलेशन। जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ना, उसमें आप स्टडी करते हो किसको, पॉपुलेशन को। दैट टेक ऑन रैंक्ड पॉपुलेशन। और क्या करते हो, उस स्टडी, जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो, रैंक दे रहे हो। रैंक का मतलब क्या होता है, नंबर देना, यस, रैंकिंग करना ना, 1 2 3 4 रैंकिंग करना। सो लेस नॉन पॉपुलेशन हैव लेस नॉन पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन से। सो व्हाई ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपका यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। तो अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करूं तो एच टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। पीछे भी हम लोग पढ़ रहे थे ना एच टेस्ट के बारे में। तो यह क्या होता है, एक आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें आप स्टडी करते हो पॉपुलेशन को और उनको क्या देते हो, यहाँ पर रैंकिंग देते हो, अलग अलग ग्रेड अप आप यहाँ पर जो है उनको देते हो। मैंने आपको शायद कराया भी होगा NOIR, NOIR आपको करवाया होगा, जिसमें N का मतलब होता है आपका नॉमिनल, O का मतलब होता है ऑर्डिनल, I का मतलब होता है इंटरवल और R का मतलब आपका होता है रेशो। तो ये चार होते हैं, NOIR, ये चार होते हैं। इसमें से जो ये लास्ट वाले आपके दो होते हैं ना, ये आपके पैरामेट्रिक होते हैं और ये आपके नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, छोटी सी चीज है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। पैरामेट्रिक में आप क्या करते हो, जो नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में आप जो है अलग तरीके से चेक करते हो, क्योंकि वो नॉन पैरामेट्रिक होता है, उसमें आप अलग अलग तरीके अपना सकते हो। पैरामेट्रिक में आप क्या करते हो, पैरामेट्रिक में आप रैंक वगैरह ये सारी चीजें देखते हो, अलग अलग वो बनाते हो। आपने ये देखा भी होगा, चेक करना, जैसे किसी होटल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, रैंक करना, किसी ने सैड बना रखा है इसलिए कर, तो कितनी रेटिंग जा रही है, रेटिंग कितनी जा रही है, तो ये सब चेक करना। तो NOIR क्या है, एक नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है, एक आपका इंटरवल होता है और एक रेशो होता है। तो इस तरीके से होते हैं। तो ये आपका जो है नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन अ सर्वे रिसर्च। तो यहां पर इनमें से कौन सा, नॉट बोल दिया, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपका, किसका, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑफ सर्वे रिसर्च का। जब सर्वे रिसर्च में कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन करवाया था ना मैंने आपको, ओपन एंड और क्लोज एंड, तो उस तरीके का ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ए होगा। ए में क्या है कि दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट द सर्वे रिसर्च में नॉट हैव टू कंप्लीटेड। यहां पर ये अनयूजुअल रिस्पॉन्ड करता है, अनयूजुअल रिस्पॉन्ड करेगा। अनयूजुअल रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, सोचने वाली बात है, ये चीज गलत है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपको क्या करवाया था, ओपन एंड में क्या होता है, ओपन एंड में ये होता है कि आप अपनी तरीके से अपने आंसर्स को डिफाइन कर सकते हो। क्लोज एंड में क्या है, मैंने आपको लिमिटेशन में बांध दिया है। मैंने आपको कहा है आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है, या आपको यस या नो में आंसर देना है। यस, तो यहां पर मैंने आपका जो क्वेश्चन था ना उसको मैंने क्लोज कर दिया है, आपको सिर्फ या तो ट्रू आंसर देना है या तो फॉल्स आंसर देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि सर्वे रिसर्च में नॉट हैव टू अनयूजुअल रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप अनयूजुअल रिस्पॉन्स देते हो, तो अनयूजुअल रिस्पॉन्स तो आप यहाँ पर दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड आंसर है, आपको तो सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो ये स्टेटमेंट इसकी जो है गलत है। सो ये इसका बिल्कुल करेक्ट पहला वाला जो पॉइंट है यही इसका आंसर होगा, ओके, क्योंकि नॉट पूछा था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है? तो बिल्कुल अनुसंधान में मैंने आपको 8 स्टेप करवाए थे, है ना, 8 स्टेप आपको करवाए थे ना अनुसंधान में मैंने। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि किस तरीके के कौन कौन से स्टेप जो होते हैं वो आपके होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो? रिसर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए सोर्स इकट्ठे करते हो, सर्चिंग करते हो, ढूंढते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता है कि हमें रिसर्च क्या करनी। तो सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, क्या आप लिटरेचर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला काम ही हमारे ये होता है कि हम ब्रॉड एरिया देखते हैं। तो ब्रॉड एरिया, जैसे कि मैंने कोविड उठाया था, यस, मैंने यहाँ पर, तो ये इसका आंसर होगा कि हम ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करते हैं। ब्रॉड एरिया जैसे कि मैंने यहाँ पर कोविड उठाया, तो कोविड के बाद मैंने उसके प्रति जानकारी इकट्ठी की, उसमें मैंने अलग अलग फील्ड को पढ़ा, किस प्रकार की वैक्सीन होती है, किस तरीके के कॉन्शियस प्रिकॉशंस अपनाने पड़ते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है, हर एक चीज पहलू को पढ़ा। फिर मैंने डिसाइड किया अपना ऑब्जेक्ट, फिर मैं अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करूंगी, फिर मैं अपना सैंपल डिजाइन, सैंपल रेडी करूंगी। फिर रेडी करने के बाद फिर मैं क्या करूंगी? एक प्रपोजल बनाऊंगी। प्रपोजल बनाने के बाद मैं क्या करूंगी? उस पर जर्नलाइजेशन करूंगी, कोई थ्योरी बनाऊंगी, और फिर उसके बाद एक रिसर्च रिपोर्ट रेडी करूंगी। तो इस तरीके के अनुसंधान के अपने प्रोसेसिंग होती है। तो पहला प्रोसेस पूछा है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करना, कि आपने रिसर्च करनी किसके ऊपर, आप अनुसंधान का टॉपिक क्या उठाना चाहते हो। फिर उस टॉपिक के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा वो बाद में आप डिसाइड करते हो। एक तो आपका ऑब्जेक्ट होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, और एक आपके सब ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक ब्रॉड एरिया उठाते हो कि करनी किसके ऊपर रिसर्च है। पॉपुलेशन के ऊपर करनी है, लिटरेसी रेट के ऊपर करनी है, डॉरी सिस्टम के ऊपर करनी है, किस चीज के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, वो ब्रॉड एरिया आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो। समझ आ गया? तो ये तो बात रही आपके आंसर्स की, बिल्कुल करेक्ट है। यस अब टाइमिंग रिलेटेड बात कर रही थी मैं, आपको बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, बट यहाँ पर मैं टाइम से रिलेटेड चीज कर रही थी कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भैया टाइम चेंज कर दीजिए। तो टाइम जो है शाम का टाइम हम लोग कर लेते हैं कि शाम के टाइम पर जो है क्लास हुआ करेगी अब, और तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हर तरफ अपना जो है थोड़ा करते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी जो है हेल्प हो। तो कितने बजे का जो टाइम है वो हम सेट कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि 7 या 8 बजे का टाइमिंग जो है सही रहेगा। तो 7 या 8 वाला जो टाइमिंग है हम करेंगे, क्योंकि अगर 9 से 10 करेंगे तो वो भी बिल्कुल खाने पीने का टाइम हो जाएगा और बिल्कुल रेस्टिंग वाला टाइम हो जाता है। सब अपना रेस्ट का टाइम करते हैं, थके हारे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए 7 या 8 बजे का टाइमिंग जो है हम सेट करेंगे। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करेंगे या फेसबुक में मुझे बताएंगे कि आप कौन सा टाइमिंग चाहते हो, ठीक है। तो आप जो भी टाइमिंग मुझे बताओगे 7 या 8 वाला, उन दोनों में से आप जो भी मुझे बताओगे तो वही हम टाइम को फाइनल कर देंगे। और फिर क्लासेस जब भी हुआ करेगी तो उसी टाइमिंग पे हुआ करेगी। शाम का टाइमिंग मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर 1 बजे क्लास नहीं हुआ करेगी। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 14 क्वेश्चन कहता है इन गिवन बिलो ट्रू स्टेटमेंट्स दे रखी है। स्टेटमेंट पहली कहती है व्हाइल डेवलपिंग अ कंसर्ट फॉर्म एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ द स्टडी, पर्पस ऑफ द स्टडी एंड द रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन शुड बी एप्लिस्टेट। यहाँ पे देखिए कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब क्या होता है? कंसर्ट का मतलब क्या होता है? कंसर्ट फॉर्म आपने कभी कभी भरा होगा ना। कंसर्ट फॉर्म क्या होता है? आपको एक पेज पकड़ा दिया जाता है जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आप उसको फिलअप करते हो, ठीक है। वो किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती है। अगर कोविड का टॉपिक चल रहा है तो आपको स्नीजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको फीवर आ रहा है कि नहीं, और आपको कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, इस तरीके का कंसर्ट फॉर्म आपके पास होता है। तो आप क्या करते हो? उस फॉर्म को आप फिलअप करते हो, ठीक है। कंसर्न फॉर्म का, कंसर्न का मतलब क्या होता है? सहमति, ठीक है। आपकी मतलब सहमति ली जाती है, आपकी परमिशन ली जाती है, ठीक है, कंसर्न फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आपकी परमिशन ली जाएगी कि हाँ आप भरना चाहते हो कि नहीं भरना चाहते हो, और फिर आप उसको पूरा फिलअप करोगे, ठीक है। तो ये चीज की बात की जा रही है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकंड स्टेटमेंट कहती है हाउएवर देयर इज नो नीड टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पोटेंशियल रिस्क टू द पार्टिसिपेशन। पहला कहता है कि सहमति जो प्रपत्र होता है आपका, उसके निर्माण के समय जो अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण की
किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, कि जो प्रतिभागी है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका किस तरीके से यहाँ पे चयन किया जाएगा। सुव्यक्त होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। एंड दूसरा बोलते हैं कि परंतु प्रतिभागियों के लिए किसी स्वाभाविक जोखिम का वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे स्वाभाविक जो जोखिम होते हैं, जो उनको परेशानियां उठानी पड़ती, पोटेंशियल रिस्क लेने पड़ते हैं, उन चीजों का वर्णन यहाँ पर आवश्यक नहीं है। मतलब आप अगर किसी से कंसेंट फॉर्म, सहमति पत्र दे रहे हैं अगर किसी को, तो उसमें कितना रिस्क है, क्या आप उसे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि क्या बताना चाहिए आपको कि नहीं बताना चाहिए? क्या लगता है? ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर है ना, वो आपका सी वाला जो आंसर वो बिल्कुल सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि पार्टिसिपेशन से आपको कंसेंट फॉर्म की सहमति लेनी पड़ती है, तो लेनी पड़ती है। लेकिन सेकंड वाले में वो बोल रहा है कि अगर उसमें कोई रिस्क होगा, पोटेंशियल रिस्क अगर उसके अंदर होगा, तो आप क्या उनको नहीं इन्फॉर्म करोगे? तो ये चीज गलत हो जाएगी। देखिए, अगर आप कंसेंट फॉर्म भरा रहे हैं तो आप उसमें सब चीजें मेंशन करोगे, आप उन्हें बताओगे कि इसमें इतना रिस्क है। बाकी उनकी मर्जी है कि अगर रिस्क होने के बावजूद भी वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। अगर नहीं करना चाहते तो वो नहीं करेंगे। आप यहाँ पर फोर्सफुली किसी को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो ना। कुछ आपके भी एथिक्स होते हैं, कुछ उनके भी एथिक्स होते हैं। पढ़े थे ना पार्टिसिपेशन के भी, कुछ पार्टिसिपेट वाले जो होते हैं उनके भी कुछ अपने एथिक्स होते हैं, और कुछ रिसर्चर्स के अपने एथिक्स होते हैं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर करते हो। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स? इनमें से रिसर्च जो एथिक्स होते हैं, मतलब कुछ अपने नीति, आचार नीति होती है अनुसंधान की, वो इनमें से कौन कौन सी है? तो देखिए, यहां पर पहला आ जाता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी, बिल्कुल आप यहाँ पर जो है प्राइवेसी भी पूरी तरीके से रखते हैं बिल्कुल। प्राइवेसी तो होनी चाहिए। अगर किसी ने आपके अनुसंधान के दौरान किसी ने कोई बात बताई है आपको, और वो आपसे चाहता है कि आप उसका नाम ना बोले, तो आप क्या करोगे? आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, आपको आपका मटेरियल मिल गया है, तो आपने उसकी बात को भी गुप्त रखना है, आपने उसका भी विश्वास बनाए रखना है। ये आपके एथिक्स कहते हैं, ठीक है, आपकी आचार नीति कहती है, आपके रिसर्च के रूल्स कहते हैं, गाइडलाइंस कहती है। तो पहली चीज बिल्कुल जो है आपकी सही होगी। सेकंड, इन्फॉर्म द कंसर्न, आप बिल्कुल इन्फॉर्म करोगे, कंसर्न दोगे उसका, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपको सहमति लेनी तो जरूरी है ना। अगर आप किसी पार्टिसिपेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप उससे परमिशन लोगे कि हाँ आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं देना चाहते तो आप उनसे फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज कोई जाना चाहता है तो लेट देम गो। ओके, सो यहाँ पे इन्फॉर्म कंसर्न बिल्कुल सही है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, यहाँ पे बिल्कुल वॉलंटरी तरीके से पार्टिसिपेशन हो सकता है, सुव्यवस्थित तरीके, कोई भी यहाँ पर वॉलंटरी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, तो बिल्कुल वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर आ जाता है आपका कोर्सिव पार्टिसिपेशन। कोर्सिव पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कोर्सिव पार्टिसिपेशन यहाँ के नहीं होता है, क्योंकि आपके एथिक्स नहीं बोलते। कोर्सिव का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती से किसी को कहना कि भाई तुम मुझे आंसर दीजिए, आपका आंसर चाहिए मुझे। तो ऐसा आप जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते अपने अनुसंधान में। अगर कोई नहीं देना चाहता तो आप किसी के साथ किसी प्रकार का कर्सिव जो है नहीं करेंगे, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है आपका। आगे आ जाता है कंसीलमेंट। आप किसी चीज से किसी व्यक्ति से आप यहाँ पर कंसीलमेंट नहीं करेंगे, मतलब छुपाएंगे क्या? कोई बात छुपाएंगे आप किसी से? अगर आप कुछ कंसल्ट करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है नहीं छुपाएंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जिसका आंसर ए बी सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल ए है। समझ आ गया? तो तीनों चीजें आपकी सही है, मतलब आप प्राइवेसी भी बनाकर रखेंगे, कंसर्ट भी देंगे, और वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर होता है। बाकी सब यहाँ पर गलत आ जाता है। 16 क्वेश्चन कहता है असर्शन और रीजन वाला है। इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिर्फ एक आपका माइंड को घुमाने का तरीका है, ठीक है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, तो आपको किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ना है, वो आपको ये क्वेश्चन आंसर सिखाते हैं, ठीक है। असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है अ पर्सन शुड नॉट बी कंक्लूडेड एज एन ऑथर ऑफ द रिसर्च पेपर बिकॉज ऑफ हिज और हर पोजीशन इन द इंस्टीट्यूशन। यहां पर क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है ना, कोई ऑथर है, अगर उसका नाम है रिसर्चर्स में, मतलब रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हो आप, रिसर्च के दौरान कोई ऑथर है, आप उसको डालते हो, उसकी पोजीशन उसको देते हो इंस्टीट्यूशन में अपने, तो किस तरीके से देते हो? क्या इसका रीजन ये है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड ओनली बी द इंक्लूडेड वन ऑफ द ऑथर पेपर? क्या अगर आप किसी ऑथर को अपने रिसर्च रिपोर्ट में डालते हो, तो क्या वो इसलिए डालते हो क्योंकि डिपार्टमेंट जो आपका है, वो डिपार्टमेंट में कोई ऊंचे रैंक में या जो है बड़ा ऑथर है, या इस वजह से, या ओनली ऑफ ही सस्टेनमेंट वर्क फॉर द
पेपर, या फिर उसने काम किया है तभी आप उसका डालोगे। देखिए आपके एथिक्स क्या कहते हैं, बिल्कुल एथिक्स की बात ही यहाँ पर आ जाती है। आपकी आचार नीति क्या कहती है? आपकी आचार नीति कहती है कि आप किसी तरीके का अवॉइडिंग बायस, पढ़ाया था ना मैंने, अवॉइडिंग बायस, कि आप किसी तरीके का किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपने 5 लोगों का यहाँ पर अनुसंधान में पार्टिसिपेशन लिया, 5 लोगों ने आपको आंसर दिए, लेकिन 5 लोगों में से एक व्यक्ति आपका करीबी है, ठीक है? तो आप अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब डाल रहे हो कि भाई मुझे ये आंसर मिले, तो आपने सोचा कि वो व्यक्ति मेरे करीब है, मैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। आप अवॉइडिंग बायस, यहाँ पर आपके एथिक्स बोलते हैं कि आप किसी के साथ यहाँ पर वो नहीं हो सकते। आपके लिए यहाँ पर सब इक्वल है, इक्वालिटी लेकर आपको यहाँ पर चलनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऑथर का नेम डाल रहे हो या आप डालना चाहते हो उस ऑथर का नाम, तो आप क्यों डालोगे? आप ऑथर का नाम सिर्फ तब डाल सकते हो जब उसने सबस्टेंशियल वर्क किए हैं, मतलब जब उसने आपकी रिसर्च में सच में हेल्प की है, तभी आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर उसने आपके काम में जो है मदद नहीं की है, तो आप उसका यहाँ पर नाम मेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इस बात का आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि जिसने भी आपकी रिसर्च रिपोर्ट में हेल्प की होगी, तो आप उसको जरूर क्रेडिट देंगे, आप उसका नाम जो है रेफरेंस में डालेंगे, साइटेशन में डालेंगे। अगर उसने जो है आपकी हेल्प नहीं की है, तो आप जबरदस्ती या आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते हो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, ठीक है? तो आप तभी उसको देंगे, या ये वो कोई बड़ा आदमी है या डीआईजी है या जो भी है बड़ा आदमी है, तो आप तब डाल रहे हो उसका नाम। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। जिसने हेल्प की है, जिसने वर्क किया है, आप उसी का ही डालोगे, जिसने वर्क नहीं किया आप उसका नहीं डालोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, कि जो बोथ आपकी जो ए और जो आर है, मतलब असेशन और रीजन जो है, यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एंड आर करेक्ट। यहाँ पर ए और आर करेक्ट है, बट जो आर है वो नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर आर की एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली आर की सेम नहीं है, बट यहाँ पर दोनों चीजें वैसे सही बताई गई है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपका, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉपस? स्कॉपस यहाँ पर देखिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉपस का यहाँ पर जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉपस का मूल संगठन है? तो यहाँ पे मूल संगठन किसका है? यहाँ पे एल्सीवियर का। सिंपली आप इसका आंसर कर देंगे, एल्सीवियर इसका आंसर है। ये तो सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। स्कॉपस, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉपस का यहाँ पर जो है एल्सीवियर जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज द डॉक्यूमेंटेशन इन द ऑनलाइन सेटअप? जो ऑनलाइन सेटअप होता है उसमें आप किस तरीके से, किसके द्वारा आप यहाँ पर जो है अपने सॉफ्टवेयर को, डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करते हो, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू? तो यहाँ पर गूगल ड्राइव के थ्रू करते हो, एमएस स्काई ड्राइव के थ्रू, या माइक्रोसॉफ्ट जो है आप 365 के थ्रू करते हो, या ऑल ऑफ अबव? तो इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक सबके उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है? तो इसका आंसर आप जो है डी टिक कर लीजिए, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों ही आपके जो है एक तरीके से मैनेज, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, और इन तीनों के थ्रू आप जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन सेटअप में डाल सकते हैं। आगे आपके आ जाते हैं 19 क्वेश्चन। द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर दे रखी है, जहां पर आपको बोलते हैं कि विजुअल जो फॉक्स प्रो है वो क्या है, शोध गंगा क्या है, गूगल ड्राइव से क्या करते हो, और गूगल हैंगआउट से आप क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, यूज एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड यूज करोगे? एलिमिनेशन मेथड जो है आप यहाँ पर यूज करने वाले हो, ठीक है? तो अगर एलिमिनेशन मेथड आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, आपको इनमें से जो भी पता है आप उसको मैचिंग करते चलिए, ठीक है? आप यहाँ पर जो भी आपको पता है, आप हैंगआउट का मतलब, हैंगआउट में आपका जो है यहाँ पर वॉइस एंड वीडियो होती है, ठीक है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर आपके हैंगआउट में होती है। तो अगर आपको इतना भी पता है ना गूगल हैंगआउट का, तो इसका आपका सीधा डी का क्या हो जाएगा, वॉइस एंड वीडियो हो जाएगा, ठीक है? और क्या होता है, गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हो? गूगल ड्राइव पे आप मैनेज करते हो क्या, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हो, आप डालते हो, सेव करते हो। शोध गंगा में आप क्या करते हो, ये विजुअल, उसमें क्या करते हो आप, ठीक है? ठीक है, पेन को क्या हुआ, मेरा पेन ही नहीं चल रहा। हम्म,
गलत हो गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चल रहा है 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जहां पर आपका ए का क्या आ जाएगा, ए जिसमें आता है विजुअल फोक्स प्रो, जो जिसके अंदर आप डाटाबेस रखते हैं। ठीक है, और शोध गंगा, शोध गंगा का आपका आ जाएगा यहाँ पर इंफिबिलिन। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपका लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, यही फुल फॉर्म बताई थी ना मैंने आप लोगों को। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव के अंदर आप क्या करोगे, मैनेज करोगे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, एंड हैंगआउट में आप क्या करते हो, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे। तो ये पूरा ऐसे, तो इनमें से अगर आपको कोई भी पता होगा तो आप सीधा एक एक चीजें करके एलिमिनेशन करके कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, वो गलत है, तो इस तरीके से एक भी पता होगा तो आप इसका अनुमान जो है वो सही सही लगा दोगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कम फर्स्ट अमंग द गिवन स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस बिलो। देखिए, जब आप रिसर्च करते हो, रिसर्च का प्रोसेस करते हो, तो आप इनमें से सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप किस तरीके की चीजें करते हो। ठीक है, तो क्या होता है जब आप रिसर्च करते हो, सबसे पहले रिसर्च करते हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम होती है। क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का हम क्या पढ़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उस प्रॉब्लम का लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं, और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद अब हमें एक हाइपोथेसिस बनाना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर हम एक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ अब हमें सिर्फ थॉटिंग ही कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम का लिटरेचर रिव्यू पढ़ा हमने, उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाना शुरू किया कि ये हाइपोथेसिस, इसमें हम ये करेंगे। फिर एक डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, फिर एक डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, और डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, तोड़ तोड़ कर अच्छी तरीके से हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर हम अपने हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद हम उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो रेडी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है अनुसंधान चलता है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम फर्स्ट, सबसे पहली चीज हमारी क्या होगी, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बाद हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है हाइपोथेसिस, यहाँ पे टेस्टिंग लिखा है। देखिए, टेस्टिंग नहीं करते, टेस्टिंग तो हम बाद में करते हैं, जब हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं उसके बाद जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, वो हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। हम यहाँ पर उसकी टेस्टिंग नहीं करते, टेस्टिंग हम बाद में करेंगे। टेस्टिंग कब करेंगे, जब हमारा रिसर्च डिजाइन रेडी हो जाएगा, हम डाटा कलेक्ट कर देंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। समझ आए, तो पहला भी नहीं हो सकता। सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग जो है हम यहाँ पर रेडी तो करते हैं, बट सैम्पलिंग हम बाद में बनाते हैं। कब, जब हम रिसर्च डिजाइन रेडी करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन इसका आंसर होगा कि सबसे पहला स्टेप इसमें से ये होगा कि हम डिजाइन तैयार करेंगे, डिजाइन तैयार करने के बाद सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद हम अपनी डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा एनालिसिस के बाद हम हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हम रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे। ये इसका जो है आपका फॉर्मेट हो सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सटेंट ऑफ विच डिफरेंस फाउंड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट रिफ्लेक्ट ट्रू डिफरेंसेस अमंग दोज बीइंग टेस्टिंग इन नोन एज। कहां पर आपको जो है ट्रू डिफरेंस मिलता है, मतलब जब आप जो है चीजों को यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखते हो, तो आप कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो जहां पर आपको ट्रू डिफरेंसेस दिखता है, सही डिफरेंसेस दिखाई देगा। कैसे पता चलेगा आपको, देखिए कैसे पता चलेगा आपको, आप वैलिडिटी में क्या करते हो, वैलिडिटी में आप वैलिडिटी देखते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वैलिडिटी होगा। वैलिडिटी क्यों होगा, रिलायबिलिटी नहीं होगा। देखिए, अगर आप रिलेबिलिटी की बात करोगे ना, रिलेबिलिटी में क्या होता है, रिलेबिलिटी में आप किसी चीज को बार बार करके देखते हो। जैसे एक बार आपने किया, आपका रिजल्ट आ गया, कि आपका, मान लिया आपने ब्लड ग्रुप चेक किया, ब्लड ग्रुप चेक किया तो आपका ब्लड ग्रुप आ गया ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने फिर से चेक किया, दोबारा रीचेक कर, मतलब दोबारा उसी चीज को कर रहे हो, तो यहां पर आपका फिर आ गया ओ पॉजिटिव। फिर आपने दोबारा चेक किया 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, फिर आपका जो ब्लड ग्रुप आ गया, क्या आ गया, ओ पॉजिटिव। तो यहां पर आप एक ही चीज को बार बार करते हो, तो उसको आप कहते हो रिलेबिलिटी। मतलब एक चीज को जब बार बार करते हो उसको रिलेबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी होता है कि आप दो तरीके, अलग अलग डिफरेंट तरीके अपना रहे हो, बट आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आ रहा है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो कि आपने रिसर्च के लिए किसी तरीके से, किसी दूसरे तरीके से आपने आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उसके थ्रू आपने यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट किया, तो आपका ब्लड ग्रुप
ये आ गया, ओ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप कोई और टेक्निक अपना रहे हो और उस टेक्निक के थ्रू आप यहां पर जो है अपना रिजल्ट निकाल रहे हो, तो तब आपका रिजल्ट तब भी ओ पॉजिटिव आया, तब आपको श्योरिटी हो जाएगी कि यस यहां भी मेरा आंसर यही था और यहां भी मेरा आंसर यही था। तो वो दोनों चीजें आपकी जो है बिल्कुल वैलिडिटी होगी, मतलब वो वैध मानी जाएगी। समझ आया, वैधता मानी जाएगी कि करेक्ट आंसर है। तो यहां पर यही बात कर रहा है वो, डिफरेंस फाउंड करता है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से एंड रिफ्लेक्टेड टू ट्रू डिफरेंसेस। ट्रू आंसर मतलब कोई चीज करके आप चीज देख रहे हो, कोई चीज करके आप देख रहे हो तब भी सही आंसर आ जाएगा, और मेजरमेंट करके इंस्ट्रूमेंट्स पे मेजरमेंट करके आप देखोगे तब भी वही आंसर आएगा। मतलब कहीं पर आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो तब भी वही आंसर आएगा, और जब आप फाइनली वहां पर कर देख रहे हो तो भी आपका वही आंसर आ रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथमेटिक का एग्जाम्पल देती हूँ। मैथमेटिक में आप क्या कर रहे हो, आपके पास फोन है, आप फोन में कैलकुलेशन कर रहे हो। यस, फोन में आप प्लस कर रहे हो किसी चीज को, तो कैलकुलेशन में भी आपका आंसर जो है वही आ रहा है। ठीक है, 5+4 कर रहे हो तो 10 आ रहा है। ठीक है, और आप खुद से जब आप कॉपी में कर रहे हो और 5+4 कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मतलब खुद करके भी और बाय इंस्ट्रूमेंट या किसी फोन के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करके भी आपका सेम वैलिड आंसर आ रहा है, सो उसको वैलिडिटी कहा जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट आपका जो प्रश्न है वो है, हु डेवलप द सेमेटिक डिफरेंशिएटेड स्केल। सेमेटिक डिफरेंशिएटेड जो स्केल था वो किसने डेवलप किया है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा यहां पर। ठीक है, चार्ल्स एस ऑसगोट, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। तो ए इसका आंसर है, चार्ल्स ई ऑसगोट इसका आंसर है, जिसने सेमेटिक जो है डिफरेंशिएटेड स्केल जो है आपका दिया था। ठीक है, सेमेटिक का मतलब क्या होता है, सेमेटिक का मतलब होता है वर्ड। सेमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्ड्स। ठीक है, सेमेटिक का मतलब होता है यहाँ पे वर्ड्स। वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने का काम यहाँ पर किसने किया था, चार्ल्स ई ऑक्सफोर्ड ने किया था, ऑक्सफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन भी है एक और, इन विच फॉलोइंग द एक्टिविटी पोटेंशियल फॉर द न्यूट्रिनिंग क्रिएटिविटी क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग इन रिलेटिव ग्रेटर। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें क्रिएटिविटी भी होती है और क्रिटिकल थिंकिंग भी आप करते हो, इनमें से कौन सी चीज होती है। देखिए, प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, जब आप समरी बनाते हो तो आप वहां पर कोई क्रिएटिंग नहीं कर रहे हो, आपने समरी में कोई चीज पढ़ी है, आप उसको समराइज करके बता रहे हो, संक्षेप में बता रहे हो आप उसको। ठीक है, सारांश करके बता रहे हो आप उसको, तो वो क्रिएटिविटी नहीं हो रही है। रिसर्चिंग अ सेमिनार पेपर, जब आप सेमिनार करते हो या सेमिनार पेपर बनाते हो तो क्या आप वहां पर क्रिएटिंग करते हो, तो वहां पर भी आप किसी प्रकार की कोई क्रिएटिंग नहीं करते हो। सेमिनार में आप नॉर्मली जाते हो, आते हो, कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज का कोई वो प्रेशर नहीं होता। बट पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक व्यक्ति बोल रहा होता है कॉन्फ्रेंस में और बाकी सबके सब उसे सुन रहे होते हैं, तो उधर भी कोई न्यू क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन पार्टिसिपेशन इज वर्कशॉप, देखिए पार्टिसिपेशन वर्कशॉप ही इसका आंसर होगा, क्योंकि वर्कशॉप में आप क्या करते हो, वर्कशॉप में बाय डूइंग कॉन्सेप्ट होता है, हीरोस्टिक चीज होती है। मतलब यहाँ पर स्मॉल लेवल पे भी वर्कशॉप होता है और बड़े लेवल पे भी वर्कशॉप होता है। यहाँ पर आपका हैंड का काम होता है, यहाँ पर आप करके सीखते हो किसी चीज को। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, आप अपने हाथों से किसी भी चीज को, मतलब आप यहाँ पर बनाने का काम सीखेंगे या स्किल सीखेंगे, कोई काम करने को स्किल, कोई कला सीखेंगे या आप कोई काम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, तो वहां पर वो वर्कशॉप होता है। और प्रैक्टिकल वर्क में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर ज्यादा भी और कम भी इन्वॉल्व होते हैं, बट वहां पर सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सब उस काम को कर रहे होते हैं, तो उसमें नई नई क्रिएटिविटी होती है, नई नई जो है चीजें आपको माइंड में आती है, आप क्रिएटिव भी होते हो और क्रिटिकल थिंकिंग भी आप वहां पर करते हो, तो वो आपका वर्कशॉप में होता है। तो उसका आंसर आ जाएगा वर्कशॉप। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके ये मैंने सेशन पढ़ाया है, ये बिल्कुल आपका दिसंबर और जो जून का एग्जाम आपका हुआ था 2023 का, वो उसी में से क्वेश्चंस उठाकर मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस का भी पता चलता रहे, और क्लासेस को रोज रेगुलर अटेंड कीजिए। और प्लीज मुझे जरूर टाइमिंग बता दीजिएगा कि 7 बजे का करना है या 8 बजे का करना है, मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली टाइम को हम शिफ्ट कर लेंगे, ताकि आपके लिए भी इजी हो, आप लोग भी पढ़ें और हम भी पढ़ें, और मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, और बस यही होना चाहिए। और अपने टारगेट को याद रखिए कि वी वांट जेआरएफ, सो जेआरएफ के लिए पूरे जान लगा दीजिए भैया,
अब टाइम बहुत कम हो गया आपके पास, और इस पे पूरा का पूरा इस टाइम का फायदा उठाइए, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम इज वेरी प्रीशियस गाइस, सो प्लीज यहाँ पर आप फोकस कीजिए और अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए। सो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और क्लासेस बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।